नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों हम लोग उसको भी अब लेके साथ में चल रहे हैं। तो आपका दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका स्टैटिक्स में स्टैटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, या कहें उत्तर प्रदेश की जो सांख्यिकी व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में जो आपका आखिरी पॉइंट है 12th वाला, उसमें आपका क्या दिया है, इंडियन स्टैटिकल सिस्टम के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका क्या है दोस्तों 3 बिंदु थे मुख्य रूप से। पहला आपका सीएसओ के बारे में दिया गया था जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। साथ ही आपका एनएसएसओ के बारे में था, वो भी हम लोग देख चुके हैं। और आज आपका जो तीसरा पॉइंट था वो आपका ये उत्तर प्रदेश के ही सांख्यिकी व्यवस्था के बारे में दिया गया है, उसके कार्य और उसके विकास के कैसे चरण थे उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज स्टैटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों स्टैटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी व्यवस्था शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि दोस्तों आप लोगों नॉर्मली यूपी स्पेशल में, क्योंकि आप लोग यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोग यूपी स्पेशल में चीज़ें सब कुछ पढ़ते ही होंगे, इसके जीएस के बारे में पढ़ते ही होंगे। तो वहाँ पे आप लोग एक बिंदु जरूर पढ़ते होंगे, वहाँ पे आप लोग जनसंख्या के बारे में डिटेल में चीज़ें समझते हैं और वहाँ पे पॉइंट्स को, डाटाओं को याद करते हैं। तो आपका जो जनसंख्या वाला पॉइंट यूपी स्पेशल में होता है दोस्तों, उसको भी आप लोग इससे अटैच करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट में आपके वो सारे क्वेश्चंस बनने की चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अगर आपको बताएं कि आपका जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, भारत के परिप्रेक्ष्य में किस स्थान पर है, फिर आपका उत्तर प्रदेश की जो आपकी लिंगानुपात है या कह सकते हैं घनत्व किस शहर में कितनी ज़्यादा है या सबसे अधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके सांख्यिकी व्यवस्था के अंतर्गत ही क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या जो आपकी जनसंख्याएँ होती हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश सांख्यिकी व्यवस्था के बारे में समझें तो दोस्तों आप लोगों को नॉर्मली अगर चीज़ें समझिए कि यहाँ पे आपका जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है स्टैटिक्स में, तो वो किसी एक विशेष स्थान के भीतर ही क्या होता है दोस्तों, डाटाओं को कलेक्ट करने का जिम्मा रहता है। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि आप छोटा सा भी अगर रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आप एक क्षेत्र विशेष क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मली कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो आप लोग रिसर्च करे होंगे अगर कभी, तो आप लोग क्या होता है कि एक कॉलेज भर के परिसर में आपको एक रिसर्च करने के लिए दिया जाए तो कॉलेज ही क्या होता है, आपका एक क्या होता है, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या हो जाती है, एक कॉलेज हो जाता है। उसी तरह दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो आपका क्या है, एक उसका भौगोलिक स्थिति है। जो आप लोगों को पता है कि उत्तर भारत में ये आपका उत्तर प्रदेश आपका स्थापित है या स्थिति इसकी बनती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें कि भारत में आपका जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपका कुल कितना है, 2,94,411 ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है, जो आपके क्या है दोस्तों, आपके भारत में चौथा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब दोस्तों कहने का यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो आपके यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है या कह सकते हैं इसका जो आपका क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग बसते हैं। तो यहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ से जो डाटा कलेक्ट होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कलेक्ट होने की संभावना रहेंगी। और उस डाटाओं से ही क्या होता है दोस्तों, हमारी प्लानिंग की चीज़ें या कह सकते हैं विश्लेषण करके हम लोग उस पर कोई अपना दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि आपको ये सब पता भी होगा, ये चीज़ें जीएस में आप लोग पढ़ते भी हैं कि आपके पहले स्थान पे आपका क्या है दोस्तों, आपका सबसे पहले स्थान पे अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि देखते हैं तो मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका क्या है, महाराष्ट्र है, और फिर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है।
तो ये तो दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉइंट था जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे कहने का मेन तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा जो जनसंख्या वाला पॉइंट्स है उसको यहाँ पे अटैच करके समझिएगा, तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो आपके बनने के चांसेस हैं वो आपके क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की जो सांख्यिकी व्यवस्था का विकास है उसके बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हम लोग सीएसओ के बारे में पढ़ रहे थे या एनएसएसओ के बारे में समझे थे, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था आपको कि हमारे जो देश में सांख्यिकी चीज़ों का जो विज्ञान है या सांख्यिकियों का या समांकों का विशेषता है, महत्वपूर्णता है, इसको बहुत धीरे धीरे समझा गया। मतलब दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश राज्य तो था ही, पर ब्रिटिश राज कभी यहाँ की भलाई के लिए कोई चीज़ नहीं करना चाहा। जो भी करना चाहा वो अपने व्यवसाय या व्यापार परिप्रेक्ष्य से जो उचित लगता था उसी पर वो लोग ध्यान देते थे। यहाँ के लोगों की डाटाओं को निष्कर्ष करके विश्लेषण करके वहाँ से किसी भी प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते थे। उनको जो भी प्लानिंग करना होता था वो अपने व्यापार के परिप्रेक्ष्य या व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता था। तो दोस्तों हम लोग की जो सांख्यिकी का ये कह सकते हैं सांख्यिकी व्यवस्था थी भारत में, वो चरणों के आधार पर या कह सकते हैं धीरे धीरे विकास की है। एक बैग हम लोग आपकी जो आज का जो प्रारूप है वैसे हम लोग नहीं आए हैं जैसे हम लोग पहले थे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम चरण में जो उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी व्यवस्था थी वो आपका क्या था दोस्तों, आज के जैसा नहीं था जैसा कि आज है। तो दोस्तों शुरू में दोस्तों वहाँ पे जो आपकी विभागें थी, जो आपके स्वतंत्रता पूर्व जो आपके यहाँ पे विभाग स्थापित थी, वो सिंपली दोस्तों क्या करती थी, समांकों का संकलन करके सर्वेक्षण करती थी और विश्लेषण का कार्य कर लेती थी। नॉर्मली एक ऊपर सा ये जो होता है आपका दोस्तों, उसी तरह आपको यहाँ पे डाटाओं का कलेक्शन होता था, सर्वेक्षण करती थी और उनका विश्लेषण करके धरा का धरा रहता था। पर दोस्तों इसमें क्या दोष था कि ये दोष इतना ऐसा था कि इनका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों वो बहुत सीमित रहता था। मतलब क्या था दोस्तों कि हम लोग जहाँ पे उचित लगता था या कह सकते हैं जहाँ पे ब्रिटिशर उचित समझते थे वहीं भर का वो लोग डाटा कलेक्ट करते थे, जैसे हमने अभी आपको शुरू में बताया। तो ये सब दोस्तों शुरू में रहते थे। और साथ ही दोस्तों जो आपका ये जो आपके डाटा कलेक्शन का है और उनका विश्लेषण का है, इन सभी में क्या था दोस्तों, सही से तालमेल भी नहीं रहता था। जैसे हम लोग सीएसओ में देखे थे कि आपका डाटा कलेक्शन कोई और करता है, फिर आपका उनका विश्लेषण कोई और करता है, प्रकाशन कोई और करता है। तो इन सभी में तालमेल स्थापित नहीं थे उचित तरीके से। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, समांकों को अच्छे तरीके से सही तरीके से उनका निरूपण नहीं हो पाता था, तो इसमें ढिलाई रहती थी। तो दोस्तों इस तरह आपके बहुत से यहाँ पे रुकावटें थी या कह सकते हैं बाधाएं थी। परंतु दोस्तों अगर हम लोग सुधार की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो आर्थिक सलाहकार थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दोस्तों प्रोफेसर भी थे जिनका नाम था रुद्रा। उन्हीं के सिफारिशों पर दोस्तों 1942 में एक अर्थ और सांख्यिकी विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के नाम से एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जो आपका 1942 में स्थापित किया गया। और इनका जो सिफारिश किया गया था वो कौन थे दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर रुद्रा थे। उन्हीं के द्वारा ये सिफारिशें थी, जो आपके उत्तर प्रदेश के आर्थिक सलाहकार भी थे। तो उन्हीं के द्वारा ये आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की स्थापना का सिफारिश दिया गया, तो ये एक विभाग स्थापित किया गया। उसके बाद दोस्तों इसमें जो कार्य थे, मुख्य कार्य जो किया जाता था इस विभाग के अंतर्गत, उसमें आपका सबसे पहला जो प्रदेश की विभिन्न सांख्यिकी इकाइयां थी दोस्तों, उनके बीच क्या था, समन्वय बनाना था। जैसे कि अभी नहीं होते थे तो इनमें समन्वय बनाने के लिए ये विभाग था। फिर उसके बाद प्रदेश की जो सांख्यिकी नीतियां थी उनका भी निर्धारण करता था, उन पर परामर्श भी देता था। फिर साथ ही आपके जो कृषि मूल्य थे, मजदूरी थी, उत्पादन था, राष्ट्रीय आय था, ऐसे सभी डाटाओं को क्या करना दोस्तों, संकलित करना और उनका विश्लेषण कर पर उनका निष्कर्ष निकालना भी इसका कार्य रहता था। और अंत में दोस्तों जो औद्योगिक समांक निर्देशालय था उसके द्वारा जो औद्योगिक आपका वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता था उसमें भी ये सहयोग देता था। मतलब दोस्तों ये आपका जो औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण है ये आपका क्या है, केंद्रीय स्तर पे आपका सर्वे होता है, तो इस पे भी उत्तर प्रदेश का ये विभाग क्या करता था, मदद या सहयोग करता था। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो चरणबद्ध रूप से यहाँ पे ये आपके कार्य किए जाते थे। तो प्रथम चरण में दोस्तों ये सब चीज़ें थी। इसके साथ ही दोस्तों जो आपका जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो जिला स्तर पर दोस्तों एक आर्थिक बोध एवं सांख्यिकी निरीक्षक जो आपका एक व्यक्ति था इंस्पेक्टर नाम से, उसका यहाँ पे क्या किया, नियुक्ति करने की
आपकी यहाँ पे रखा गया, और जो कि दोस्तों क्या करता था कि आपका बाजार मूल्यों को नियमित संकलित करता था और सभी इसका सर्वेक्षण भी करता था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पहले चरण में आर्थिक बोध एवं सांख्यिकी निरीक्षक की नियुक्ति भी जिला स्तर पर की गई। और दोस्तों ये जो मुख्य रूप से काम करता था, ये आपके बाजार मूल्यों को संकलित करके उन पर सर्वेक्षण भी करता था। फिर दोस्तों इसके बाद आपका 1951 में पहली बार एक जिला संख्या अधिकारी की भी नियुक्ति की गई, जो आपके दोस्तों शुरू में तो कुछ जिलों में था, पर धीरे धीरे ये सभी उत्तर प्रदेश के 1962 तक ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में क्या हुआ, ये पद को आपका भर दिया गया, मतलब ये पद पर नियुक्त लोगों को कर दिया गया। तो ये प्रथम चरण में दोस्तों ये मुख्य रूप से कुछ कार्य किए गए थे, जिसमें सबसे पहला आपका 1942 में अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की स्थापना की गई, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके आर्थिक बोध एवं सांख्यिकी निरीक्षक की नियुक्ति की गई, और 1962 तक ये आपके जिला संख्या अधिकारी भी सभी जिलों में नियुक्त कर दिए गए। तो ये तो प्रथम चरण में दोस्तों जो कार्य किए गए। द्वितीय चरण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आर्थिक क्रियाओं पर जो आपका निरंतर विस्तार होता गया, जैसे जैसे दोस्तों लोगों को समांकों की या सरकारों को समांकों की जरूरतें को महत्व समझ में आया दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, विस्तार की जरूरतें रखी गई या जरूरत महसूस की गई। तो आपका 1962 में आपका एक सांख्यिकी संगठन को अधिक सक्षम बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे अर्थ एवं संख्या विभागों को अर्थ एवं संख्या निर्देशालय का एक गठन किया गया दोस्तों, जिसे हम लोग डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स है, इसका जो मुख्य रूप से कार्य था क्या था दोस्तों, कि राज्य स्तर पर समांकों का संकलन करना और विश्लेषण करना, और दोस्तों जो राष्ट्रीय महत्व के जो सर्वेक्षण होते थे उसमें आपका सहयोग भी देता था। तो इस तरीके दोस्तों ये आपके इसका जो क्षेत्र था धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी आपका व्यापक कर दिया गया, और जहाँ पे दोस्तों शुरू में कुछ जिलों तक ही ये निर्भर था, अभी राज्य के सभी जिलों तक ये आपका क्या हुआ, इस निर्देशालय के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल हो गई। फिर आपका जो तृतीय चरण था दोस्तों, द्वितीय चरण में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, यही आपका एक मुख्य बिंदु था। फिर आपका देखिए तृतीय चरण में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आपका 5 नवंबर 1971 में जो सचिव नियोजन विभाग के उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दोस्तों एक न्याय नियोजन ये राज्य नियोजन संस्थान की या स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रदेश की नियोजन प्रणाली को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना था, और राज्य योजना आयोग को योजना निर्माण कार्यों में तकनीकी सहयोग भी इसको देना था। तो इस तरीके दोस्तों इसके अंतर्गत 10 प्रभागों को रखा गया था, जिसमें आपका पहला था अर्थ एवं संख्या प्रभाग, फिर आपका विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, मूल्यांकन प्रभाग, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, फिर जनशक्ति योजना प्रभाग, फिर आपका योजना अन्वेषण और मूल्य प्रबंधन प्रभाग, प्रयोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, और आपका ये जो उत्तरांचल प्रभाग है दोस्तों ये अब इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके कुल आपके यहाँ पे 10 प्रभागों को उस समय नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो 1971 में जो तीसरा चरण था दोस्तों, उसमें आपका राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके 3 चरणों में यहाँ पे जो आपका विकास हुआ आपके सांख्यिकी व्यवस्था का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वर्तमान व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपका जो आपका इस समय उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी व्यवस्था का जो सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, वो आपका अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही है, और जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो आपके उत्तर प्रदेश के सांख्यिकी व्यवस्था का जो निरूपण हुआ वो किन किन चरणों में आज के स्वरूप में आया दोस्तों, तो इसको आप लोग समझ लिए हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु इसको भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका वर्तमान में जो कार्यरत है दोस्तों वो आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है। इसी के आपके यहाँ पे फंक्शंस और आपके यहाँ पे चीज़ों को समझना है। जो आपके सिलेबस में मेन चीज़ दिया है वो आपका इसी चीज़ के बारे में दिया गया है। यदि आपके पास सिलेबस है तो उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें यहाँ पे। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे अर्थ एवं संख्या प्रभाग या इकोनॉमिक ऑफ स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में समझ लें।
तो दोस्तों जो आज उत्तर प्रदेश में आपका जो दोस्तों योजना निर्माण के लिए जितने भी डाटाओं को कलेक्ट किया जाता है या उन पर रिसर्च की जाती है, वो आपका इसी प्रभाग के अंतर्गत यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो इसके कार्य हैं इसको आपको यहाँ पे समझना है, जिसमें आपका सबसे पहला कार्य इसका क्या है दोस्तों, योजना निर्माण का मूल्यांकन करना। मतलब दोस्तों जो भी आपका राज्य का योजना होती है दोस्तों, उनको निर्माण हेतु आधारभूत आंकड़ों को उपलब्ध कराता है और इसका जो समय होता है उसका मूल्यांकन भी समय समय पर करता है। तो सबसे पहला काम, इसका मुख्य काम यहाँ पे योजना निर्माण के मूल्यांकन करना होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करना। मतलब दोस्तों ये योजनाओं को बनाने के लिए जो प्राथमिक डाटा होता है या प्राइमरी डाटा होता है, उसको ये कलेक्शन का कार्य उत्तर प्रदेश में कौन करता है दोस्तों, यही आपका ये डिपार्टमेंट करता है। फिर आपका तीसरा क्या है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना। फिर साथ में दोस्तों समय समय पर दोस्तों जो NSS के द्वारा या आपका ESI सर्वेक्षण के लिए जो भी यहाँ पे आपका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उसमें भी ये सहयोग देता है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर और आपके राज्य स्तर दोनों स्तर पर ये क्या करता है, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग देता है। फिर अगर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये द्वितीयक समांकों का भी संग्रह करता है। मतलब दोस्तों आपको हमने बताया था कि दो तरीके के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डाटा होता है दोस्तों, ये स्वतः खुद जाकर इनके जो व्यक्ति या नियुक्त होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वो आपके गांव-गांव जिलों में जाकर स्वतः क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। पर आपका जो सेकेंडरी स्तर पर होता है दोस्तों, जैसे कि आपका NSO है या आपके CSO हैं, तो ये सब जो डाटा निष्कर्ष करके रख लिए हैं या पब्लिश किए हैं दोस्तों, तो उनका भी ये क्या करता है दोस्तों, संग्रह करता है और समय समय पे अपने नियोजन या राज्य के नियोजन के लिए जो जरूरी डाटा होती है दोस्तों, उनका भी विश्लेषण अपने द्वितीयक समांकों को संग्रह करके उनको नियोजन के लिए काम में लाता है। फिर दोस्तों ये आपका चौथा काम था। पांचवा काम अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मूल्य एवं मजदूरी समांकों को भी ये क्या करता है दोस्तों, कलेक्ट करता है, जिसमें आपका थोक और फुटकर मूल्य और ग्रामीण और नगरीय मजदूरी दरों के समांकों का संकलन करता है। फिर दोस्तों यहाँ पे राज्य आय अनुमान तैयार करना। मतलब दोस्तों जो राज्य का अनुमान आय होता है, उनको भी ये क्या करता है दोस्तों, तय करता है या अनुमान लगाता है कि कितने आपकी इस बार राज्य में आय जनरेट हुई, या आबकारी शुल्क से कितने राशि आई है, या अन्य आपके क्षेत्रों से कितनी राशि का आय हुआ है, इनका भी ये अनुमान लगाता है आपका ये आपके जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग है, इसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। फिर दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये सूचकांकों को भी तैयार करता है। मतलब कि जो इंडेक्स बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे आपके मूल्य सूचकांक हुए, मजदूरी या वेजेस सूचकांक हुए, फिर उत्पादन के नियमित जो आपके मासिक सूचकांक होते हैं, उनको त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं, वो भी ये क्या करता है दोस्तों, तैयार करता है। राज्य स्तर पर करता है दोस्तों, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश के स्तर पर ही करता है। फिर दोस्तों जो समन्वय का काम अभी तक नहीं था, उसको भी ये क्या करता है दोस्तों, तालमेल बनाए रखता है आपके सांख्यिकी इकाइयों के विकास भागों में। जितने भी आपके विभाग हमने अभी देखा था, यहाँ पे 10 विभाग, उनमें क्या करता है दोस्तों, ये तालमेल भी बना के रखता है। फिर साथ ही दोस्तों ये संपर्क एवं समांकों का आदान प्रदान भी करता है दोस्तों, जिनको आपकी जो ज़रूरत होती है डाटाओं का, उनका भी क्या करता है दोस्तों, ये आदान प्रदान करता है। साथ ही आपका परामर्श भी देता है दोस्तों, जो आपके सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपके कुल यहाँ पे 10 कार्य है। ये आपका डेटा बैंक, मतलब दोस्तों ये डाटाओं को जो कलेक्ट करता है उसका भी ये ध्यान रखता है। आपके जो राज्य के डाटा होते हैं, जो भी डाटा ये कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को कौन संरक्षित करता है दोस्तों, यही आपका अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही करता है। फिर आपका सामुदायिक विकास कार्य भी ये आपके इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें आपका देखिए जैसे कि ग्राम विकास कार्यक्रम हो गए, फिर आपके बीमा सूत्री कार्यक्रम हो गए, जिला योजनाएं हो गई। तो इस तरह के जो सामुदायिक आपके विकास कार्य होते हैं, इसका भी ये क्या करता है दोस्तों, निरूपण करता है। फिर साथ ही दोस्तों रिसर्च करता है और आपका कुछ प्रकाशन का भी ये काम करता है। तो इसमें दोस्तों जो मुख्य रूप से जो प्रकाशन की जाती है, उसमें दोस्तों यहाँ पे वार्षिक एनुअल में देखिए जो संख्या सारांश उत्तर प्रदेश है, ये आपका इसके द्वारा आपका पब्लिश की जाती है। फिर संख्यांकी डायरी उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका राज्य नियोजन संस्थान कार्य विवरण है, फिर आपका उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा है, उत्तर प्रदेश की एक झलक है। इस तरह अलग अलग टाइटल में दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या करता है, वार्षिक एनुअल पब्लिकेशन करता है। फिर त्रैमासिक में कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे सांख्यिकी त्रैमासिक आंकड़ा और आधारभूत आंकड़ों को त्रैमासिक रूप में प्रकाशित करता है। फिर मासिक में भी कुछ बुलेटिन ये प्रकाशित करता है। फिर आपका सहकारी समितियों के द्वारा भी ये कुछ डाटाओं को
यहाँ पे आपका अलग अलग कार्यालय या जो श्रम आयुक्त कार्यालय है उसके द्वारा भी ये पब्लिकेशन करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों वही मुख्य कार्य हैं जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसके जो कार्य हैं ये थे और पब्लिकेशन के कार्य थे। दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक इसका मैनेजमेंट जो है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर्वोच्च होता है इसका वो आपका निर्देशक होता है, जिसके अंतर्गत आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपर निर्देशक होते हैं, फिर संयुक्त निर्देशक होते हैं और अर्थ एवं संख्या अधिकारी होते हैं और एक उप निदेशक होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों निदेशक के अंतर्गत 4 यहाँ पे निदेशक होते हैं जो अपर, संयुक्त और आपके उपनिदेशक और संख्या अर्थ और संख्या अधिकारी होते हैं। फिर आपके अर्थ ये अपर निर्देशक के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबकी संख्या दी गई है कि अपर निर्देशक कितने होते हैं, संयुक्त निर्देशक कितने होते हैं और आपके अर्थ और संख्या अधिकारी कितने होते हैं और उप निदेशक कितने होते हैं। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे अपर निर्देशक में 2 लोग हैं, तो एक तकनीकी रूप से होता है, एक प्रशासकीय रूप में होता है। उसी तरह आपका यहाँ पे संयुक्त निर्देशक में 2 हैं, तो एक कंप्यूटर और एक तकनीकी रूप में होता है। फिर यहाँ पे जो अर्थ एवं संख्या अधिकारी है दोस्तों इसमें 8 लोग रहते हैं। फिर आपका जो उप निदेशक है दोस्तों इसमें 18 लोग हैं, जिसमें से मुख्यालय में आपके 5 लोग हैं और मंडल स्तर पे यहाँ पे 13 लोग कार्यरत रहते हैं। इन 13 में दोस्तों जो आपके हैं यहाँ पे एक है अर्थ एवं संख्या अधिकारी है, फिर आपके सहायक अधिकारी है, फिर निरीक्षक है और यहाँ पे एक सहायक विकास अधिकारी या ADO है। फिर दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, मुख्यालय में 13 लोग हैं, फिर आपके प्रत्येक मंडल में 1 लोग हैं और प्रत्येक जिले में 2 लोग कार्यरत रहते हैं। फिर आपके सहायक अधिकारी के लिए दोस्तों मुख्यालय में 70 से 80 लोग हैं, फिर आपके प्रत्येक मंडल में 3 लोग होते हैं और प्रत्येक जिले में 4 से 9 लोग कार्यरत रहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे निरीक्षक के लिए यहाँ पे देखिए मुख्यालय में 80 लोग हैं और प्रत्येक मंडल में 5 लोग और जिले में 2 से 5 लोग कार्यरत होते हैं। तो इस तरीके दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट का जाल है दोस्तों वो बहुत ही विशाल जाल होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको भी इसी के अंतर्गत क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो सर्विस या आपकी पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत जो आप लोग बनेंगे, तो इसी आपके मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे कार्य करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग जो आपका लास्ट टॉपिक था उत्तर प्रदेश कि यहाँ जो सांख्यिकी व्यवस्था थी इसमें मुख्य रूप से यही बिंदु थे दोस्तों महत्वपूर्ण। इसका हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा चीज़ों को समझने लायक यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है इसी को आप लोग अपना नोट्स में पॉइंट आउट कर लीजिए, यही आपके एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट्स भी है। और साथ ही आपका जो हमने शुरू में बताया था दोस्तों जो आपके कुछ जनसंख्या से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके दोस्तों आज हम लोग का जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग जो भी यहाँ पे सुझाव देंगे तो उसी सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे कॉमर्स का कुछ चीज़ें बचा हुआ है दोस्तों, तो उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास चलाने के लिए तो उसको भी हम लोग जल्द ही लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक किया करिए दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।